Hello everyone, welcome to my channel Creative Vishwas. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि हमारा पार्ट 3 और लास्ट वीडियो है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसे एप्लीकेशन ऑफ साइंस होता है जो कि हम मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जब हम कंडक्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स मेथड और ट्रेन पर्सनल, ताकि जो हमारी एफिशिएंसी है, आउटपुट है, क्वालिटी है, वो इंक्रीज हो, कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। टेलर के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका क्या मतलब होता है कि जब हम नो करें एग्जैक्ट कि क्या एक इंसान करना चाहता है और उनकी क्या क्या बेस्ट कैपेसिटी होनी चाहिए और चीपेस्ट भी होना चाहिए करने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये एक छोटा सा मेमोनिक है, आप उसे याद कर सकते हैं। साइंस नॉट थंब ऑफ रूल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज या हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और मैक्सिमम नॉट। ये आई होप ये नहीं है, डिलीटेड है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 4 चीज़ें हैं साइंटिफिक नॉट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, डीप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। साइंटिफिक नॉट थंब ऑफ रूल, इसमें टेलर ने बताया गया कि एक बेस्ट मेथड क्या होता है कि हम एक बेस्ट मेथड यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाए। ये जो मेथड है डेवलप हुआ है स्टडीज़ और एनालिसिस के थ्रू। ये जो मेथड है ये सब्स्टिट्यूट करता है रूल ऑफ थंब की, मतलब एक इंसान नहीं करेगा, ये एक साइंस से होना चाहिए वर्क। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, वर्क स्टडी से, और यूनिफाई करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस और डेवलप करता है स्टैंडर्ड मेथड जो हमें फॉलो होना चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ये रिजल्ट होता है ट्रेमेंडस सेविंग्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी और वेस्टेज ऑफ टाइम और मटेरियल। ये मोर सोफेस्टिकेटेड है प्रोसेस का, क्योंकि ग्रेटर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सेविंग्स होगी। इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जो यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन इंटरनल एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। जो हार्मनी और डिस्कॉर्डेंस का क्या मतलब है? इसने एम्फोसाइज करा कि एक कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स में, मतलब शांति होनी चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज़ इंपॉर्टेंट, दोनों को रियलाइज होनी चाहिए कि हाँ भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये अचीव करने के लिए टेलर ने एडवोकेट करा कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन में। और इसका ये मतलब है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो है वो ट्रांसफॉर्म करे अपनी थिंकिंग को। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है वो थिंक ना करे गोइंग ऑन अ स्ट्राइक। मैनेजमेंट शेयर करता है गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स, कि हाँ भाई कंपनी का क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन मोटिव है वर्कर्स को बताता है। मतलब वर्कर ऑन देयर पार्ट शुड वर्क हार्ड विद डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी, मतलब कि जो वर्कर्स है उनको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द किसके साथ, डिसिप्लिन के साथ और लॉयल्टी के साथ, मतलब सच होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। बोथ शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली, दोनों एक पार्ट है फैमिली के। अब हम पढ़ते हैं कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल क्या है? हार्मनी और डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है, मतलब आगे कंटिन्यू करा गया है। क्योंकि हार्मनी का मतलब शांति होता है, ठीक है, शांति बिना भंग करे काम करना। और इसका भी यही है कि कॉपरेशन और इंडिविजुअल, कि हाँ भाई हमें सबके साथ कॉपरेट करके चलना चाहिए, अकेले काम नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस बाय कॉपरेशन, बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। इसके लिए जो मैनेजमेंट है रिसीव करता है सजेशंस एम्प्लॉय से, और ये जो है रिवॉर्ड होता है अगर कोई इनका जो सजेशन है वो सब्सटेंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट को करता है। तो दे शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड इफ़ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन वर्कर्स शुड बी टेकन इन कॉन्फिडेंस, कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो ये वर्कर्स को लेना चाहिए लूप में। At the same time, workers should resist from going on a strike and making unreasonable demands on management. और उसी टाइम जो वर्कर्स है उनको मतलब स्ट्राइक पे ना जाना चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट से। जो मैनेजमेंट है उसको वर्क करना चाहिए साइड बाय साइड, और जो वर्कर्स है वो हेल्प करे और ऑर्गेनाइज करे और स्मूथ करे वे उनके लिए। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज या हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका क्या मतलब है? जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है लार्ज एक्सटेंट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है एम्प्लॉयज़ की। अकॉर्डिंग टू दिस कि इंक्रीज़ करना है एफिशिएंसी, वो मतलब साइंटिफिकली सिलेक्ट होनी चाहिए, कि मतलब कि उस पर्सन की क्या क्या एफिशिएंसी है वो मतलब सिलेक्ट होनी चाहिए साइंटिफिकली। जो वर्क असाइन होता है हिज या हर फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी पे, वो उसके बेसिस पे सिलेक्ट होना चाहिए कि उस इंसान की क्या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ क्या है, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या है, तभी उसके बेसिस पे उनको काम देना चाहिए। ये गिवन चाहिए जो राइट ट्रेनिंग के साथ, और बेस्ट मेथड है कि वो जॉब करे। जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है वो प्रोड्यूस करते हैं मोर और अर्न करते हैं, ये इंश्योर करते हैं ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी और वर्कर्स के लिए। अब हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका बहुत अच्छा मेमोनिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। MMT से फ्लाइट,
दिल्ली, तो MMT से फ्लाइट दिल्ली, तो ये सारे इसके मेमोनिक्स हो गए। तो M से हो गया हमारा मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, T से टाइम स्टडी, और S से हमारा स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फ्लाइट से फंक्शनल फोरमैनशिप, फ्लाइट के बाद क्या आता है, दिल्ली, डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको डीप में करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है, फैक्ट्री मैनेजर होता है वो दो टाइप में वो बढ़ जाता है, एक होगा प्लानिंग इंचार्ज और एक होगा प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में क्या आता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन देता है, रूट कार्ड क्लर्क जो मतलब कि सारी वो नहीं होती, क्या कहते हैं, मशीनरी उनको देखता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की मतलब कितना टाइम लग रहा है उस चीज़ को करने के लिए। डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये सब किसका होता है, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आता है। जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में, क्योंकि वो स्पेशलाइज करता है शॉप फ्लोर पे। हर एक वर्कर को ऑर्डर देना चाहिए 8 फोरमैन से, तो और ऐसे ही वॉयलेट करते हैं क्या, ये वॉयलेट करता है कौन सी यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि एक हेड का एक ही बॉस होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वॉयलेट करता है। द बेसिक एम ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज टू सेपरेट फंक्शन प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस। इसके लिए जो फैक्ट्री मैनेजर है वो प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज में डिवाइड हो जाता है। प्लानिंग इंचार्ज में 4 पर्सन होते हैं, मतलब 4 स्टाफ होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन। तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं हमारे प्लानिंग इंचार्ज में। प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। जो फॉरमैन है उसको उसके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करे। ये जो सारी क्वालिटीज़ है ये एक इंसान में तो नहीं पाई जाती, तभी जो टेलर ने 8 स्पेशलिस्ट बनाए हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के। जो हर एक स्पेशलिस्ट है ये साइन करता है वर्क को अकॉर्डिंग टू हिज या हर क्वालिटीज़। जैसे कि कोई भी टेक्निकल मास्टरी इंटेलिजेंस है तो वो किसको देगा, जो जिसकी हेल्थ अच्छी हो और जिसकी एग्जीक्यूशन वर्क अच्छा हो। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम प्रोसेस करते हैं कि हम सेटिंग करते हैं स्टैंडर्ड कोई भी बिजनेस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन का भी स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, मेथड का भी हो सकता है और वर्किंग कंडीशन का भी हो सकता है। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये जो स्टैंडर्ड्स है बेंचमार्क, ये अधेड होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन की, मतलब ये सारे फॉलो होने चाहिए जब हम प्रोडक्शन करें। जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो इम्प्लाई करता है डिवाइजिंग न्यू वेराइटी इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग वंस। तो इस स्टैंडर्डाइजेशन क्या करते हैं कि हम नई नई वेराइटीज़ बनाएं और पुरानी उसको छोड़ दें। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम रिड्यूस कर सकें गिवन लाइन को और प्रोडक्ट को फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टर के बेसिस पे। ये इस्टेब्लिश करता है एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस और क्वालिटी इन मटेरियल में। ठीक है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मतलब कि क्या होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी बनाता है मैन और मटेरियल की, एक्सीलेंस का होता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल में, और ये इस्टेब्लिश करता है इंटरचेंजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और प्रोडक्ट्स को ये भी इस्टेब्लिश करता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या है, सिंप्लीफिकेशन मतलब कि जब हम एलिमिनेट करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी हो गई, साइज हो गया, डायमेंशन हो गया, तो उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का एम क्या होता है कि वो एलिमिनेट करे अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जिसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे सपोज करो हमने एक नमकीन बनाई, आलू भुजिया तो आजकल बहुत चलती है ना, पंजाबी तड़का बहुत चलती है, और बहुत सारी नमकीन, जैसे कि एक नमकीन बनाई हमने फटाफट, आई होप आए कि नमकीन ना हो, कोई नमकीन है फटाफट, तो ये हमने बना दी, उसकी डिमांड नहीं, तो क्या फ़ायदा इस वैरायटी को बना के, जब सेल्स इन दोनों की हो रही तो इन दोनों की बनाओ है ना भाई। अब हम बात करते हैं मेथड स्टडी। जो ऑब्जेक्टिव है मेथड स्टडी का ये है कि हम फाइंड आउट करें बेस्ट वे, कि हमारी जॉब करने का सबसे बेस्ट वे ढूंढें, तो उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। देर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग जॉब, बहुत सारे मेथड है कि हम जॉब को कैसे करें। टेलर ने सजेस्ट करा कि जो मैनेजमेंट है ये वन बेस्ट वे लाना चाहिए कि ताकि वो परफॉर्म करे उस टास्क को। टेलर ने डिवाइस करा कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, टेलर ने क्या करा, असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट डिराइव करा यूजिंग मेथड स्टडी। जो ऑब्जेक्टिव है कि इसको एक्सरसाइज करने का वो ये है कि हम मिनिमाइज़ कर सकें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैक्सिमाइज़ करें, सेटिस्फाई करें कंज्यूमर को और मैक्सिमाइज़ करें क्वालिटी। अब हम बात करते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है कि जब अननेसेसरी लिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, सिटिंग हो रही है, चेंज करें पोजीशन, तो उसको हम एलिमिनेट करें। अननेसेसरी मूवमेंट शुड बी एलिमिनेटेड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ऑन द क्लोज ऑफ द एग्जामिनेशन बॉडी मूवमेंट इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट कि जो मोशन है वो प्रोडक्टिव हो, ठीक है, मोशन जो है इंसेंडल हो, जैसे कि हम कुछ स्टोर पर ज़्यादा काम करने तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव, तो उसको हमको एलिमिनेट करना चाहिए। अब आती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमारे पास कितना टाइम लग रहा है, कि रीजनेबल स्किल और एबिलिटी परफॉर्म द बेसिस कितना टाइम लग रहा है, मेजर द टाइम कर सके, ठीक है।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ़ वर्कर्स, कितने एम्प्लॉयड होने चाहिए, ठीक है, इंसेंटिव स्कीम्स, और ये डिटरमाइन करते हैं कि लेबर की कॉस्ट कितनी है। फैटिग स्टडी में क्या होता है कि कितने ब्रेक देने चाहिए, कि रेस्ट देनी चाहिए उस काम को करने के बाद, ठीक है। डिफरेंशियल पीस वेज का सिस्टम का क्या है कि मतलब मेथड ऑफ वेज पेमेंट सजेस्टेड बाय एडब्ल्यूए इन विच एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स शुड बी पे डिफरेंट रेट्स। मतलब डिफरेंशियल पेस वेज सिस्टम में क्या है कि मतलब एक हो गए हमारे एफिशिएंट वर्कर्स और एक हो गए इनएफिशिएंट वर्कर्स, तो इसको हमें ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए रैदर देन इनएफिशिएंट वर्कर्स। कि यहाँ पे कि मतलब उसने इतना काम करा तब उसको हम कम सैलरी दे रहे हैं, उसने कुछ भी नहीं करा, पूरा दिन सोया वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको ज़्यादा सैलरी दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसने बोला कि जो एफिशिएंट वर्कर्स है उसको हाई रेट देना चाहिए दैन इनएफिशिएंट वर्कर्स को। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है। एलिमिनेट करता है टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स इन टू गो सो, कि यहाँ पे उससे क्या आएगा, मोटिवेशन आएगी कि हाँ भाई कि वो उसको उसने ज़्यादा अपना काम अचीव करा, उसने अपना ज़्यादा टास्क अचीव करा तो उसको पैसे ज़्यादा मिले, तो मेरे को भी करना चाहिए। तो स्लो उससे क्या होता है कि वो जो वर्कर्स है वो स्लो नहीं जाते। रेम्यूनरेशन है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है परफॉर्मेंस के साथ, ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजरी और मिनिमम सुपरविजन रिक्वायर्ड होती है। ये रिवॉर्ड करता है सुपीरियर की फॉर्मेशन को, परफॉर्मेंस को। ये मोटिवेट करता है वर्कर्स को उनकी हाई प्रोडक्टिविटी में और लीड करता है आउटपुट में। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, जो क्वालिटी ऑफ वर्कर्स है वो लो होते हैं, और ये डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ और वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, क्योंकि उसकी जो एंजाइटी है वो बढ़ जाती है कि हाँ वो ज़्यादा पैसा कमाए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि और क्या क्या है इसके डिसएडवांटेज। ज़्यादा चांस होती है वेस्टेज का, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई हो जाती है, क्योंकि इसका क्या होता है कि हाँ भी हमें वो होता है कि बिल्कुल ज़्यादा पैसा कमाना है, चाहे कितनी भी चीज़ यूज़ हो जाए, हमें अपना टास्क अचीव करना है। डिफरेंस आता है इन अर्निंग में, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है अमंगस्ट वर्कर्स के बीच में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि हाँ भाई किसको इतना काम करा, ये है वो है, तो इसलिए ज़्यादा ये अप्रूव नहीं हो चुका। टेलर वर्सेस फ्यूल, हेनरी फ्यूल है और टेलर, जैसे क्या क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं। डिफरेंस पर्सपेक्टिव क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखता है, और जो एफ डब्ल्यू लेवल मतलब सबसे नीचे वाले लेवल को मैनेजर को देखता है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या करता है, ये इंप्रूव करता है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलप करता है यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन। इसका ये मानना है कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पर्सन तो उनका अलग अलग बिहेवियर है, तो अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप ये रिसीव करना चाहिए 8 स्पेशलिस्ट के द्वारा। एप्लीकेबिलिटी क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और ये एप्लीकेबल है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में। बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस, इसका बेसिस क्या है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बना है, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से बना है। इसका फोकस क्या होता है कि इंप्रूव करता है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका क्या होता है कि इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनालिटी क्या होती है कि ये प्रैक्टिशनर है और ये साइंटिस्ट है। एक्सप्रेशन क्या है, इसे जर्नल थ्योरी दी थी और इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था क्योंकि एक साइंटिस्ट था। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ऑफ प्योर साइंस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्टिंग्विश होते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्योर साइंस से, क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ और ये अप्लाई करते हैं कि उस सिचुएशन की क्या क्या डिमांड है। अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिस्टिंग्विश क्यों है, क्योंकि टेक्निक्स जो है वो एक ऐसे मेथड है जो इन्वॉल्व करती है सीरीज ऑफ स्टेप, ताकि वो एकम्प्लिश कर सके डिज़ायरेबल गोल्स। और जो प्रिंसिपल ऑफ गाइडलाइंस है ये ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि जब हम कोई भी टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज़ के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। जो वैल्यूज़ है वो एक ऐसी थिंग है जो हाँ पर डिज़ायरेबल है, वो एक एक्सेप्टेबल है, उनकी कुछ मॉरल कोनोटेशंस होती है। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बेसिक ट्रूथ है और गाइडलाइंस है बिहेवियर को कैसे फॉलो करना है। वैल्यूज़ ऑफ जो वैल्यूज़ है वो गाइडलाइंस है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल में और जो सोसाइटी उसके द्वारा बनी गई है। जबकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये फॉर्म हो सके रिसर्च करके वर्क सिचुएशन में कैसी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। और जो पार्ट 1 है मैं आपको उसको आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, पार्ट 1 या पार्ट 2। थैंक यू।